डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट, डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और लास्ट में करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो आइए हम इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। आज हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स जो हैं वो समझने हैं। आपको जैसे कि पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है। तो प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम जो कांस्टेंट लगाते हैं उसी को बोलते हैं रेट कांस्टेंट, और उसी के बारे में ये पॉइंट्स आपको ठीक से समझने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है रेट कांस्टेंट इज़ ए मेजर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो मतलब कि रेट कांस्टेंट से ही पता चलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में क्या पता चलता है। वो देखिए, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के फास्टर इज द रिएक्शन। अगर के की वैल्यू ज़्यादा होगी किसी रिएक्शन के लिए तो इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन भी उसके लिए ज़्यादा ही होगा। तो ये था फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट देखिए, ईच रिएक्शन हैज़ ए डेफिनेट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। हर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू डेफिनेट होती है, वो पूरी रिएक्शन के दौरान चेंज नहीं होती है। और ये देखिए यहाँ पर के कितना होगा, रेट अपॉन कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा, तो के की वैल्यू तो हमेशा फिक्स रहेगी एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो इसका मतलब ये है जो आप थर्ड पॉइंट में देख रहे हैं, द वैल्यू ऑफ के चेंजेस विद टेम्परेचर। इट मीन्स कि टेम्परेचर चेंज करने से के की वैल्यू चेंज हो जाती है, क्योंकि आपने पढ़ा था कि टेम्परेचर चेंज करने से कंसंट्रेशन चेंज किए बिना ही रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब के की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। और फोर्थ पॉइंट है द वैल्यू ऑफ के डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन। इट मीन्स कि के की वैल्यू कंसंट्रेशन पर तो डिपेंड नहीं करती है। अगर आप कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करते हैं तो नेचुरली रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ हो जाता है, और के की वैल्यू जो है वो क्या रहती है, डेफिनेट रहती है। इट मीन्स कि वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है मगर टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। और अगला जो पॉइंट है फिफ्थ, द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में आपने पहले पढ़ लिया था और के यूनिट भी फाइंड आउट कर लिए थे। तो वो आपने देखा था कि ज़ीरो ऑर्डर के लिए के यूनिट कुछ और हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, सभी के लिए अलग अलग यूनिट्स होते हैं। तो के जो यूनिट्स हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करते हैं। तो ये करैक्टरिस्टिक्स जो रेट कांस्टेंट की हैं ये आपने नोट कर लेनी है, और हर पॉइंट का मीनिंग आपको ठीक से क्लियर होना चाहिए। आगे करते हैं डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है ये देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है द रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ये वही है जो डेफिनेशन आपको रेट ऑफ रिएक्शन की बताई गई थी, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। और रेट कांस्टेंट तो क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है इन द रेट इक्वेशन। इट इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन द रेट इक्वेशन एंड इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन when concentration of each reactant is taken as unity। तो रेट कांस्टेंट को पिछले लेक्चर में हमने इसी तरह से डिफाइन किया हुआ था रेट इक्वेशन में कि ये रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है और रेट कांस्टेंट इक्वल हो जाते हैं जब कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट जो है वो यूनिटी मीन्स 1 हो। और सेकंड पॉइंट है इट डिपेंड्स अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता ही है, और इसके अंदर रेट कांस्टेंट में आपको पता है कि ये मोलर कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, क्योंकि के की वैल्यू पूरी रिएक्शन में कांस्टेंट रहती है। और थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, इट्स यूनिट्स आर ऑलवेज मोल पर लीटर पर सेकंड। पर सेकंड की जगह पर मिनट भी हो सकता है, लेकिन यूनिट्स जो हैं किसी भी रिएक्शन में यही रहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के। लेकिन जो रेट कांस्टेंट के यूनिट होते हैं वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करते हैं, जैसा कि आपको पहले बताया गया था। तो ये सभी पॉइंट रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में जो डिफरेंस है ये आपको नोट कर लेने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। तो पहले आप समझ लीजिए कि मॉलिक्यूलरिटी होती क्या है। किसी सिंगल स्टेप रिएक्शन में एक वक्त में एक साथ कितने मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं या रिएक्ट करते हैं उसे उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स एक्चुअली टेकिंग पार्ट
और कोलाइडिंग एट ए पर्टिकुलर मोमेंट इन ए सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो किसी सिंगल स्टेप रिएक्शन में, किसी छोटी रिएक्शन में एक साथ कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही उसकी क्या है, मॉलिक्युलरिटी है। तो इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो जैसे ये एक रिएक्शन है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो इसमें एक ही मॉलिक्यूल है, उसी से ये रिएक्शन चल पड़ती है, तो इसलिए इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हम ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, मींस इसकी मॉलिक्युलरिटी 1 है। इसी तरह से मैं आपको कोई और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे ये रिएक्शन है 2HI इक्वल टू क्या होता है, H2 + I2। तो ये 2 मॉलिक्यूल से रिएक्शन चलती है, इसमें एक साथ ही ये दोनों मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी 2 हो जाएगी। इसे हम बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। और इस तरह से और भी एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे ये है 2NO + O2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2NO2। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि एक साथ 3 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, ये एक ही सिंगल स्टेप में ही करते हैं, तो इसको बोलते हैं कि इसकी मॉलिक्युलरिटी 3 है, मींस इट इज़ ए ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो मॉलिक्युलरिटी जो होती है किसी सिंगल स्टेप रिएक्शन की होती है। सिंगल स्टेप वाली रिएक्शन को, जो छोटी सी रिएक्शन होती है, उसको हम एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। और ये किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए नहीं होती। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मींस कि जिसमें बहुत सारे स्टेप्स में कोई रिएक्शन होती हो। और आपको ये भी याद रखना है कि मॉलिक्युलरिटी जो है हमेशा होल नंबर में होती है। जैसे 1, 2, 3 हो सकती है, 0 या 1.5 फ्रैक्शन में नहीं होती, जैसा कि ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन में होता था। तो मॉलिक्युलरिटी के बारे में कुछ और भी पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। तो आगे आपको ये नोट कर लेना है मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन में ही कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होती हैं विच टेक प्लेस इन ए नंबर ऑफ स्टेप्स, जो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेप्स जिनको ऐड करके एक नई रिएक्शन आती है, उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लिकेटेड मीन्स की जो सिंगल स्टेप में ना होती हो। और सेकेंड आपको नोट करना था एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन विच टेक प्लेस इन 1 स्टेप। अभी जिनकी मॉलिक्युलरिटी मैंने बताई थी 1, 2, 3, वो सब सिंगल स्टेप रिएक्शन थी और उन्हीं को बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। और एक ये भी एक क्वेश्चन आता है कि कोई ऐसा एग्जांपल बताइए जिसमें ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी इक्वल हों। तो ये एक एग्जांपल आप नोट कर सकते हैं H2 + I2 इक्वल टू 2HI। तो इसमें ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी इक्वल हैं। जैसे 1 और 1, 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी 2 है और इस रिएक्शन का ऑर्डर भी 2 ही है। तो जनरली जो सिंपल रिएक्शन होती है एलिमेंट्री रिएक्शन, उनमें ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी इक्वल ही होता है, लेकिन ये सभी रिएक्शन के लिए इक्वल नहीं होता। तो ये था मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में। आगे स्टडी करते हैं डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, इट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली इन ए सिंपल रिएक्शन। तो जो सिंपल सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है उसमें कितने मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड कर रहे हैं, मींस रिएक्ट कर रहे हैं, वो होती है मॉलिक्युलरिटी। और उनमें से जितने के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, जो कंसंट्रेशन की पावर्स का सम करके फाइंड आउट करते हैं, जैसा कि आपको पहले बताया था। तो इट इज़ द सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन इन द रेट इक्वेशन। और सेकंड पॉइंट देखते हैं, इट इज़ कैलकुलेटेड थ्योरेटिकली। ऐसे ही रिएक्शन को देखकर आप मॉलिक्युलरिटी बता सकते हैं, लेकिन किसी रिएक्शन को देखकर आप उसका ऑर्डर नहीं बता सकते, उसको हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं। इट इज़ फाउंड एक्सपेरिमेंटली। थर्ड पॉइंट है, इट इज़ ऑलवेज ए होल नंबर। मॉलिक्युलरिटी किसकी 1, 2, 3 इस तरह से होल नंबर में ही होती है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी किसी रिएक्शन में फ्रैक्शन भी हो सकता है, मींस 1.5 भी हो सकता है। आपको फ्रैक्शनल ऑर्डर का एग्जांपल भी पिछले वीडियो लेक्चर में दिया गया था। और आपको ये भी पता है कि मॉलिक्युलरिटी किसी की 0 नहीं हो सकती है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी किसी रिएक्शन का 0 भी हो सकता है। इसका एक एग्जांपल भी था, जैसे H2 + Cl2 इक्वल टू 2HCl। तो आपको बताया गया था कि ये एक 0 ऑर्डर की रिएक्शन है। तो मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डिफरेंस भी आपको ठीक से समझ लेना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन।
तो जो एलिमेंट्री स्टेप्स ऑफ रिएक्शन होते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के जो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जिससे वो रिएक्शन बनी होती है, उसी को बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो मैं आपको कोई एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे ये C+O2 इजिकल टू क्या होता है, CO2। तो ऐसा हो सकता है कि ये रिएक्शन इस तरह की दो रिएक्शंस को ऐड करके बनी हो सकता है पहले ये CO बना हो ½ O2 और CO में फिर ½ O2 ऐड करके क्या बना हो, CO2। तो इन दोनों को ऐड करके ये रिएक्शन आ जाती है, CO ये कैंसिल हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ऐसा मान लें कि ये इस रिएक्शन के छोटे छोटे स्टेप्स हैं, तो ये हो जाती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो दो या दो से ज़्यादा रिएक्शन को ऐड करके बनती है। और वो जो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं उन्हें हम एलिमेंट्री स्टेप्स बोलते हैं या एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। तो किसी रिएक्शन को बताने के लिए कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैसे बनी है, जो हम स्टेप सजेस्ट करते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। हालांकि ये जो है इस रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया गया है कि किसी रिएक्शन के कुछ स्टेप्स होते हैं कभी कभी, तो उन स्टेप्स को ही बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को आप कैसे डिफाइन करेंगे वो आप नोट कर लीजिए। ए सीरीज ऑफ स्टेप रिएक्शंस proposed to account for the overall reaction is called as mechanism of the reaction। तो ये सीरीज ऑफ स्टेप रिएक्शन है और ये ओवरऑल रिएक्शन है। तो इसको बताने के लिए हमने जो स्टेप सजेस्ट किए हैं उसी को बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर आपको एक बात और भी याद रखनी है कि जो सारे स्टेप्स होते हैं वो एक ही स्पीड से नहीं चलते। हो सकता है एक स्टेप स्लो हो और एक स्टेप जो है वो फास्ट हो। तो आपको ये याद रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन किस स्टेप पे डिपेंड करेगा। नेचुरली वो स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जब तक वो स्टेप नहीं होगा तो रिएक्शन आगे कैसे जाएगी और रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो आपको ये वाला सेंटेंस भी नोट करना है, द स्लोएस्ट स्टेप इज़ द रेट डिटरमिनिंग स्टेप, कि जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करता है। तो ये वाला पॉइंट आप ज़रूर ध्यान रखें। इसके बेस पर हम कुछ एग्जांपल से आपको समझाएंगे कि किस रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे हो सकता है। मैकेनिज्म को समझने के लिए हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। तो N2O5 कैसे डिकम्पोज होता है, कैसे रिएक्शन लिखी जाती है। तो रिएक्शन आपको याद ही होगी कि ये 2N2O5 इजिकल टू क्या होता है, 4NO2 + O2। तो ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ये कौन कौन से दो स्टेप्स से मिलकर बनी है वो एलिमेंट्री स्टेप्स ही कहलाएंगे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। आपको इस रिएक्शन का रेट लॉ इक्वेशन याद होगी कि ये एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, वो आपको गिवन होगा या आप कुछ खास रिएक्शन के लिए लर्न जरूर कर लेना। तो आपको याद ही है कि ये एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। इसमें हालांकि 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसके 1 मॉलिक्यूल पर ही डिपेंड करता है। अभी मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है, और ये पहले बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन इसके 1 मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्लोएस्ट स्टेप में इसका 1 मॉलिक्यूल ही रिएक्ट करेगा और बाकी अगले स्टेप में कर लेगा। तो इसका मैकेनिज्म कैसा हो सकता है, मैकेनिज्म जो होता है उसमें कई बार लिखा होता है प्रोबेबल मैकेनिज्म, कि ऐसी प्रोबेबिलिटी है, कि ऐसी उम्मीद है कि ऐसा होता होगा। इसमें गारंटी नहीं होती कि ये ऐसा ही होता है, ये सजेस्ट किया होता है कुछ एविडेंसेस के बेस पर, कुछ साइंटिस्ट इसको सजेस्ट करते हैं। तो हम इसमें ये ध्यान रखेंगे कि स्लोएस्ट स्टेप में इसका 1 मॉलिक्यूल लेंगे और दूसरा मॉलिक्यूल इसका वो अगले स्टेप में ले लेंगे। तो इसका मैकेनिज्म हम आइडिया से लिखते हैं। तो आप देखिए कि कैसे लिखा जा सकता है। हमने ये 1 मॉलिक्यूल यहाँ पे ले लिया है और हमारा मेन प्रोडक्ट तो क्या है, NO2 ही है। और देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या बचता है। एक तो N बच जाता है और 5 में से 2 गए, 3 जो हैं ये बचते हैं। तो ये एक अनस्टेबल प्रोडक्ट इसमें बनता ही है। तो ये हमारा स्टेप हो गया स्लो, और जो अनस्टेबल प्रोडक्ट है उसको आपने अगले स्टेप में यहाँ ले लेना है ताकि वो ऐड करते वक्त वो कैंसिल हो जाए। और आपको याद है कि N2O5 का 2 मॉलिक्यूल लेने थे, एक हम ले चुके, इसका मतलब एक अभी लेना था। और यहाँ पर 4NO2 बनाने थे, हमने 1 बनाया है, तो इसका मतलब 3 अभी और बनाने हैं और एक ऑक्सीजन भी बनाना है। तो ये फास्ट स्टेप है। तो आप इन दोनों को ऐड करके भी देख लें कि वो रिएक्शन आती है या नहीं। तो ये तो है एलिमेंट्री रिएक्शन और ये है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो ये
आप इसको ट्राई कर लें कि ऐड करके वो आएगा कि नहीं। ये NO3 कैंसिल हो जाएगा, 2N2O5 4NO2 प्लस O2। तो इस तरह से ये मैकेनिज़्म आप इस रिएक्शन का सजेस्ट कर सकते हैं। हम आगे और भी एग्जांपल दे देते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ NO2 एंड F2। तो NO2 और F2 की रिएक्शन आपको पता होगी, वो हम इस तरह से लिखते हैं 2NO2F बनता है और इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि टोटल 3 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन आपको इसका रेट लॉ इक्वेशन याद ही होगी कि एक सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन आपको पहले बताई जा चुकी है कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ NO2 एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ F2 पे डिपेंड करता है। आप यहाँ देख रहे हैं कि इसमें टोटल 3 मॉलिक्यूल हैं, 2 तो NO2 हैं और एक F2 है, और रेट ऑफ रिएक्शन एक NO2 और एक F2 पर डिपेंड करता है। इसका मतलब स्लोएस्ट स्टेप में एक NO2 और एक F2 ही रिएक्ट करेगा। स्लोएस्ट स्टेप में उतने ही मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं जितने की रेट लॉ में दिखाए जाते हैं। तो इसका मैकेनिज़्म कैसा हो सकता है, आप इसको लिख सकते हैं कि स्लोएस्ट स्टेप में आप क्या लिखेंगे, एक NO2 और एक F2 लिखेंगे और प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, NO2F प्लस कुछ बचा है तो वो देख लीजिए। तो आपके पास एक सिंगल F बच गया। तो ये एक स्लो स्टेप है और ये एक अनस्टेबल है प्रोडक्ट, तो इसको आपको यहाँ लिखना है। और 3 मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल NO2 का बच गया था, वो हमें अगले स्टेप में लेके जाना है। और ये जो प्रोडक्ट हमें बनाया था ये एक और बनाना है, क्योंकि 2 बनाने से एक बना चुके हैं, तो ये बनता है। तो ये स्टेप हमारा फास्ट है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन का मैकेनिज़्म ऐसा इस तरह से हो सकता है। और आप इन दोनों को ऐड करके भी देख सकते हैं कि रिएक्शन आती है या नहीं। तो इस तरह से एग्जांपल से आप ये मैकेनिज़्म का प्रोसेस जो है वो समझ गए होंगे। मैकेनिज़्म में एक और हम टिपिकल एग्जांपल कर लेते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ NO2 एंड CO। तो NO2 और CO की रिएक्शन ऐसे होती है, इसका एक ऑक्सीजन इसमें आ जाता है तो CO2 प्लस NO बनता है, और ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। इसका रेट इक्वेशन आपको एग्ज़ाम में दी ही होगी, या आप लर्न भी कर सकते हैं कि ये सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO2 है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल भी नहीं है, फिर भी इसके 2 मॉलिक्यूल्स पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मैकेनिज़्म में हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ NO2 लेने ही पड़ेंगे। तो हम NO2 प्लस NO2 ले लेते हैं 2 मॉलिक्यूल्स। हालांकि ये बैलेंस रिएक्शन में यहाँ पे एक ही आना चाहिए, तो वो देखते हैं कैसे आएगा। और आप देखिए प्रोडक्ट क्या बना सकते हैं, CO2 तो बना नहीं सकते, यहाँ से बनने का कोई चांस नहीं है, तो आपको NO ही बनाना पड़ेगा। और बचेगा क्या, अगर हम NO बना देते हैं तो दूसरा प्रोडक्ट क्या बनता है, NO3 बनता है, क्योंकि ऑक्सीजन टोटल 4 हैं। और ये एक स्लो स्टेप हो गया, और ये आपको नहीं बनाना है ओवरऑल रिएक्शन में, तो ये आपको इधर लेना है ताकि कैंसिल हो जाए। और आपका जो बचा हुआ मॉलिक्यूल है वो क्या है, CO है, वो नेचुरली अगले स्टेप में रिएक्ट करेगा, क्योंकि पहले स्टेप में वही रिएक्ट करते हैं जो रेट लॉ इक्वेशन में लिखा होता है स्लो स्टेप में। तो आपका जो प्रोडक्ट है क्या बनेगा, अब CO2 जो प्रोडक्ट आपको बनाना था प्लस क्या बचा, NO2, और ये हो गया फास्ट स्टेप। तो आप इन दोनों को ऐड करके देखिए कि क्या ये इक्वेशन आ जाती है। NO2 आ जाएगा, CO आ जाएगा, NO3 कैंसिल हो जाएगा, NO2 से कैंसिल हो जाएगा, और CO2 प्लस NO बन जाएगा। तो ये एक थोड़ा सा टिपिकल रिएक्शन थी, कोई बिल्कुल ही अननोन रिएक्शन जो है, जो आपकी बुक्स वगैरह में नहीं है, ऐसी एग्ज़ाम में आने के कोई चांस नहीं है। तो मैकेनिज़्म के ये जो एग्जाम्पल जो मैंने आपको कराए हैं, ये आपको ज़रूर कर लेने हैं।